हाय एवरीवन, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया है। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी इस वीडियो के लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैंने उस पार्ट में आपको बताया था कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है RH नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव फादर। RH पॉजिटिव फादर में या तो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, जिसकी वजह से या तो सारे बच्चे 100% पॉजिटिव होंगे या 50% बच्चे पॉजिटिव होंगे, 50% नेगेटिव होंगे। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया। फिर हमने दो तरह के केसेस डिस्कस करे। पहला केस जो पहली बार प्रेग्नेंट है, उसको पहली बार पता चला कि उसका और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। डॉक्टर ने उसकी फाइल पर रेड कलर से लिख दिया कि RH नेगेटिव पेशेंट है, राइट। उसको डिलीवरी के बाद हमने एंटी-डी दे दिया क्योंकि बच्चा पॉजिटिव था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा केस हमने डिस्कस करा था, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उसका पहला बच्चा नहीं है। उसको 2-3 बच्चे पहले हो चुके हैं और वो सारे या तो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, बट समहाउ उसकी पेशेंट की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एंटीबॉडी नहीं बनी, इस वजह से इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसको भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि हमने पहले वाले केस को करा था। भाई 28 वीक्स पे इसको हम एंटी-डी देंगे, क्योंकि 28 वीक्स के अराउंड हमको लगता है कि उस समय ब्लड मिक्सिंग ज़्यादा होती है, तो एक एंटी-डी तब देंगे और एक डिलीवरी के बाद देंगे, बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद। यह सब हम पिछली बार कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एंटी-डी का क्या रोल है, एंटी-डी कब देते हैं कब नहीं देते हैं। एक्चुअली एंटी-डी क्या करता है, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं एंटीबॉडी अच्छी नहीं होती, एक तरफ आप खुद ही एंटी-डी दे रहे हैं। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है तीसरे टाइप्स के केसेस जिसमें ऑलरेडी आइजो इम्यूनाइजेशन हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है। अब क्या करें, इस बच्चे को गिरा दें या इसको रखें, और अगर रखें तो क्या करें, कैसे इसको मॉनिटर करें कि ये बच्चा है। ओके, तो एंड तक वीडियो जरूर सुनिएगा। तो आते हैं एंटी-डी। एंटी-डी यानी कि एंटी RH एंटीजन का एंटीबॉडी। तो बॉडी जो बना रही है वो भी एंटी-डी है, वो RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है। ये एंटीबॉडीज जाके बच्चे के ब्लड में जाके बच्चे के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप अगर अलग से बाहर से एंटी-डी दे देंगे माँ को, तो ये एंटी-डी क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो बच्चे के जो कुछ ब्लड सेल्स गलती से माँ के ब्लड में घुस गए उनको जाके कोटिंग कर देगा। तो जैसे ये कोटिंग करेगा तो ये ट्रिगर नहीं करेंगे, ये जो है मदर के जो इम्यून सिस्टम, जो पुलिस वाले सो रहे हैं उनको जगाएगा नहीं। तो जो पुलिस वाले सोते रहेंगे तो और एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ये जो बाहर से आपने एंटी-डी दिया है, ये बेसिकली उस ब्लड को, जो बच्चे का ब्लड माँ के अंदर घुस गया, उसको वहीं का वहीं कोट करके उसको खत्म कर देगा। खत्म कर देगा तो आगे कोई सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, तो अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब इसको हम 28वें हफ्ते पे क्यों देते हैं, यानी कि 7वें महीने में क्यों देते हैं, मान के चलते हैं, जैसे मैंने पिछले बार बताया था, बहुत रेयरली बच्चे का इतना ब्लड माँ में जाता है कि इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाए। इतनी कम मिक्सिंग होती है, अनलेस कि पेशेंट गिर जाए, पेशेंट का कोई टेस्ट हुआ हो, एमनियोसेंटेसिस हुआ है, CVS हुआ है, तेज ब्लीडिंग हो गई, हैवी ब्लीडिंग हो गई, DNC हो गई, इन सब कारणों की वजह से अगर बच्चे की ब्लड मिक्सिंग ज़्यादा होगी तो बात अलग है। अदरवाइज नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लड मिक्सिंग नहीं होती है। तो 28वें हफ्ते पे हम मानते हैं कि उस समय टर्बुलेंस सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होता है, इस समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि माँ और बच्चे का ब्लड मिल जाए, इसलिए उस समय एंटी-डी देते हैं। अगर मान लो 28 वीक्स पे एंटी-डी देने के बाद 3-4 हफ्ते बाद वापस पेशेंट को थोड़ी ब्लीडिंग हुई या वो गिर गई, तो वापस से एंटी-डी देना पड़ता है, क्योंकि ये करीब 3 से 4 हफ्ते या मैक्सिमम 5 हफ्ते काम करता है। ठीक है, अगर सब कुछ सही चलता है तो फिर डिलीवरी तक कुछ नहीं करते। डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। अगर बच्चा नेगेटिव है तो माँ बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पॉजिटिव है तो माँ को एंटी-डी देते, प्रोवाइडेड अगर वो बोलती है कि मुझे आगे बच्चा चाहिए, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, अब ये इंजेक्शन इसका तो काम नहीं आएगा। जो बाद में आने वाला है 2 साल 3 साल बाद, उसके लिए हम एंटी-डी देते हैं। ये मैंने पिछली बार बताया था, अगर माँ को बच्चा नहीं चाहिए आगे तो नहीं देते, राइट। तो एंटी-डी का ये रोल होता है। अगर मान लो आपके पेशेंट में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, यानी कि आपके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो अब आप एंटी-डी लेंगे? नो, आपके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। अब ये एंटी-डी क्या करेगा, अब ये एंटी-डी और जाके एंटी-डी बनाएगा। बट बेसिकली आपको ऑलरेडी इतने सारे पुलिस वाले, आप और हवलदार भेज के क्या करोगे, समझ गए। आपने हवलदार पहले इसलिए भेजे थे कि जो छोटे मोटे चोर घुस गए थे अंदर, फीटल सेल्स, बच्चे के सेल्स, उसको उन्होंने पकड़ लिया, तो इंस्पेक्टर को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो क्या इंस्पेक्टर, पूरी फौज ही आ गई है, पूरी एंटीबॉडी बन गई है, तो आप अलग से हवलदार को भेज के क्या करोगे। तो एंटी-डी का कोई रोल नहीं है अगर आप ऑलरेडी सेंसिटाइज हो चुकी हैं, राइट। तो तीसरे टाइप की प्रेगनेंसी वो है खतरनाक प्रेगनेंसी, जो कि अभी तक मैंने सिर्फ एक डील करी है, और बहुत दुख की बात है, बच्चे को नहीं बचा पाए हम। हालांकि 9 महीने तक हमने उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया है जैसे कि होना चाहिए था, बट शायद वही कहते हैं जाको राखे साई है, जब भगवान नहीं चाह रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए। पहली बात तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि आप बच्चा गिरा लो। एक बार आपके पेट में एंटीबॉडीज़ बन गई, और या तो आप IVF कराओ या तो आप चेक करवाओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर बच्चा नेगेटिव है तो वो जिएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा खतरे वाली प्रेगनेंसी है, तो या तो ये कराओ। अगर ये नहीं कराना है, आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको बहुत लेट पता चला, अब आप बच्चे को गिराना नहीं चाहते,
आपको लगता है मुझे तो ये बच्चा चाहिए, और अब आप क्या करेंगे? आपके अंदर एंटीबॉडीज जो बन गई हो धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड तो मिक्स होगा ही होगा, भले कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है। ये एंटीबॉडी जाके बच्चे के प्लासेंटा के थ्रू बच्चे के ब्लड में जाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, बच्चे के अंदर शुरू में जब ब्लड सेल्स टूटते हैं तो एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी होती है। धीरे धीरे इतना ज़्यादा टूट जाता है कि जॉन्डिस हो जाती है, क्योंकि जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन चेंज होता है हीमोसाइड्रिन में, बिलीरुबिन में, तो बिलीरुबिन बढ़ता है, बच्चे को जॉन्डिस होती है। अभी तक फिर भी वो कंट्रोल में है, हम उसको बचा सकते हैं, डिलीवरी के बाद उसको ब्लू लाइट में रख के उसको बचा सकते हैं। मान लो ये बच्चा और ज़्यादा उसके अंदर ब्लड सेल्स टूटने लग गए, तो उसकी स्प्लीन बढ़ जाएगी, उसका लिवर बढ़ जाएगा, उसके सारे अंदर के सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, उसके हार्ट पे इफेक्ट आएगा, बच्चा पूरा पानी की तरह फूल जाएगा, उसकी स्किन के नीचे पानी भर जाएगा, उसके हार्ट के बाहर पानी आ जाएगा, सिर इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फीटालिस। ये सब हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को हमको डिलीवरी करनी है हाइड्रोप्स होने से पहले। हमको इस बच्चे को लगातार डॉपलर्स करने हैं। अब डॉपलर का भी रोल आता है 24 वीक्स 26 वीक्स के बाद, क्योंकि 26-24 वीक्स से पहले तो बच्चा वायबल ही नहीं होता। अगर मान लो ये बच्चा 5वें-6ठे महीने में ही अंदर हाइड्रॉप्स हो गया तो इसको अबॉर्शन ही करना पड़ेगा। ये बच्चा किसी तरह से 7 महीने तक पहुंच गया, 28 वीक्स तक पहुंच गया, फिर हम 2-2 हफ्ते से डॉपलर करेंगे, जो कि मैंने अपने पेशेंट में करा था। 28 वीक्स के बाद हर 2-2 हफ्ते से हम उसका डॉपलर कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, और हर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर रहे थे। इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि बच्चे की जो नाल है उसको हम अंदर नीडल से जाते हैं, बच्चे की नाल के अंदर जाते हैं और नाल के अंदर ब्लड देते हैं। तो एक तरह से आप बच्चे की नाल के अंदर ब्लड दे रहे हो। आप जैसे खुद को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो, वैसे बच्चे की नाल के थ्रू बच्चे के पेट के अंदर आप ब्लड डाल रहे हो। तो ये सब हमने किया। उसके बाद भी ये बच्चा सडनली, आज सोनोग्राफी करी नॉर्मल था, कल सोनोग्राफी करी हाइड्रॉप्स में चेंज हो गया। तो इट इज़ जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि शायद इस तरह के बच्चे बच पाए। लेकिन हमने अपने बच्चे को 36 वीक्स तक बचा के रखा था। पैदा हुआ तो जिंदा था, 3-4 दिन बाद उसको चारों तरफ से ब्लीडिंग होने लगी और वो बच्चा नहीं बच पाया। ठीक है, तो आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह की प्रेगनेंसीज बहुत रिस्की होती हैं। तो बेटर तो ये रहता है कि आप बच्चे को ना ही रखें। आपको अपना ब्लड ग्रुप अगर पता है, आपको पता है कि हस्बैंड पॉजिटिव हैं, तो या तो आप डोनर सीमेन ले लो जो कि नेगेटिव हो, जिससे आपके अंदर नेगेटिव ही एंटीजन जाए, राइट। या फिर आप IVF करा लो। अगर हस्बैंड हेटेरोजाइगस हैं तो 50% चांसेस होंगे बच्चा नेगेटिव पैदा होगा। तो ऐसे केसेस में आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो गई और आप रखना चाह रही हैं तो 2 ही तरीके हैं भाई, लगातार बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाए, उसका ब्लड बार बार चेंज करा जाए अंदर ही अंदर, और साथ में उसका डॉपलर्स करा जाए। क्योंकि पहले एमनियोसेंटेसिस कर करके फ्लूइड निकालते थे, फ्लूइड में चेक करते थे कितना बिलीरुबिन है, ये सब आजकल बंद हो चुका है। तो डॉपलर्स, ग्रोथ स्कैन एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन IUT कर करके हम बच्चे को बचा सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे को निकालना होता है जैसे ही ये वायबल हो जाए। तो ये हो गया अबाउट RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि RH नेगेटिव होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कितनी बार मेरे पास 3-3, 4-4 बार प्रेग्नेंट हुई लेडीज आती हैं, उनको पता ही नहीं, या पता भी है तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि एंटी-D लगा नहीं लगा। एंटी-D बहुत जरूरी है। लास्ट बच्चे के बाद आप ना लगाएं जब आपको लग रहा है और बच्चा नहीं करना है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो नहीं लगाएं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करिए। आपको मुझसे पर्सनली वीडियो कंसल्ट या वॉइस कंसल्ट करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कॉल ना करें, या फिर मेरी वेबसाइट के थ्रू जाके डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।